वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के बारे में बताया और विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के उपयोग बताए, पूरा टेबल बताया था, राइट। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस से हट गए हैं। तो अब हम लोग सीधा बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव को हम लोग पौधघर प्रभाव भी बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, गौर से देखिएगा सब लोग। दुनिया वालों, दिस इज साडी पृथ्वी। कौन है ये? हाँ, पृथ्वी। सुना है पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। कौन सा मंडल है? वायुमंडल। वायुमंडल में सुना है विभिन्न परतें होती हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हैं? पढ़ो है कि ना पढ़ो? कहाँ पढ़ो है तुमने, कहाँ पढ़ो है? वायुमंडल। वायुमंडल में दुनिया भर की परतें होती हैं। इन परतों को याद रखने के लिए कीवर्ड है आई मोस्ट। आई मोस्ट का मतलब मैं मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन याद करता हूं, सही है ना? आई मोस्ट, आई का मतलब होता है आयन मंडल। ये एक्चुअली इंग्लिश के आधार पर कोड वर्ड बना है। वायुमंडल की अलग अलग परतें तो पढ़ी है ना आपने। आयन मंडल, एम को बोलते हैं मीजोस्फीयर, आप लोग बोलते हो मध्य मंडल। चाहे तुम बता दो। ओजोन मंडल, समताप मंडल, ये थोड़ा गड़बड़ देगा, इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना? सुनो है, ठीक है ना? नहीं सुनो कोई टेंशन वाली बात ना है, पर मैंने बता दी है, क्लियर। ये वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं। अब होता क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है समझना। पृथ्वी है, पृथ्वी है तो सूर्य से जो धूप मिलती है, धूप की वजह से पृथ्वी ताती हो जाती है, यानी गर्म हो जाती है। और हर गर्म चीज अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर निकालती है। तो जब शाम हो जाएगी, पृथ्वी दिन भर में गर्म हो चुकी होगी, तो शाम होने के बाद पृथ्वी सिरागी। सिरागी यानी ठंडी पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी। और जो ठंडी पड़ेगी तो उसमें से ऊष्मीय विकिरण निकलेंगे। ऊष्मीय विकिरण यानी कौन सा प्रकाश? अवरक्त प्रकाश। तो पृथ्वी से जो ऊष्मीय विकिरण निकलते हैं वो वायुमंडल की निचली परतों द्वारा परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? पृथ्वी से उत्सर्जित प्रकाश वायुमंडल की निचली परतों द्वारा परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का ताप गर्म बना रहता है। इसको हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? दो दो ग्रीन हाउस प्रभाव, एक वो पौधघर प्रभाव वाला वो अलग है और ये अलग है, मतलब दोनों के सेम ही होते हैं। क्लियर? कहानियां दोनों की सेम ही है। सीन क्लियर है? वायुमंडल की निचली परतों द्वारा पृथ्वी से उत्सर्जित प्रकाश को परावर्तित कर कर वापस पृथ्वी पर पहुंचा देना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इसकी वजह से पृथ्वी का ताप गर्म बना रहता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो ये समस्त अवरक्त प्रकाश अंतरिक्ष में चला जाता, तो पृथ्वी का ताप कैसा हो जाता? ठंडा हो जाता। अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का ताप वर्तमान ताप से कम हो जाता। जो बोला समझ में आया? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में ज्यादा रामायण नहीं पढ़नी, क्योंकि अब ये सब रहा नहीं। और फिर भी नीचे की जो दो लाइनें अंडरलाइन है उसे पढ़ लो और उसके बाद का एक नोट भी पढ़ लो। ये हो गया होगा सभी का? तो अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो मन मत देंगे को क्या बोलोगे बताओ? हाँ, समझ गो, मैं रहने दो, समझ गो। पृथ्वी से उत्सर्जित अवरक्त प्रकाश को वायुमंडल की निचली परतों द्वारा परावर्तित करके वापस पृथ्वी पर पहुंचा देना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इसकी वजह से पृथ्वी का ताप गर्म बना रहता है। ठीक है, नोट समझ में आ गया इसके बाद का? यदि ये वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का ताप वर्तमान ताप से एक आध नंबर के में पूछ सकता है, राइट। इसके बाद आपको एक दो नोट और दिए हैं, सुन ले दोनों नोटों को। आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, क्योंकि आप लोग हर आवृत्ति की तरंगों को नहीं सुन सकते। क्लियर? इंसान को क्या होता है, जो ध्वनि तरंगें आ रही है ना, हम उन्हें सुन पाते हैं, है ना? हमारे सुनने के गुण को बोलते हैं श्रव्य। क्या बोलते हैं?
हम एक निश्चित आवृत्ति की तरंगों को ही सुन सकते हैं, क्लियर। और हम जिन आवृत्ति की तरंगों को सुन सकते हैं उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ऐसे याद रखना आसान है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। और 20 किलो नहीं बोलना चाहते तो 20,000 बोल सकते हो, क्लियर। यानी श्रव्य आवृत्ति परास जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। यानी एक इंसानी कान जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों को सुन सकते हैं। अगर ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो हम उसे नहीं सुन पाएंगे। अगर आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तो हम उसे नहीं सुन पाएंगे, उसे कुत्ते सुन पाते हैं, क्लियर है। ये सही बोल रहा हूं, उसे कुत्ते सुन पाते हैं, हम लोग नहीं सुन पाते। समझ में आ रही है? आपने देखा होगा कुत्तों को भाई साहब बहुत दूर से बारीक से बारीक नेक यार उड़ गया, भैया सर ना बोले भैया सही हो बोला, सही बोल गलत बोल रहा हूँ। ओटी में बहुत पूछा जाता है श्रव्य आवृत्ति परास कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000। समझ गए? यानी मनुष्य जिस ध्वनि तरंगों को सुन सकता है उनकी कौन सी आवृत्ति की तरंगों को सुन सकता है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, क्लियर है। और सुनो एक और बात, इसको समझने के लिए यहां पर मैं आपको जो बता रहा हूं मॉड्यूलेशन, एक आध नंबर की परिभाषा में आ सकता है आपको। मॉड्यूलेशन से आप क्या समझते हैं? तो मॉड्यूलेशन गया तेल लेने, मॉड्यूलेशन बाद में समझेंगे। इसको समझाने के लिए मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर बाद आपकी छुट्टी होगी तो तुम कहां जाओगे? कोचिंग पे जाओगे? जाओगे नहीं जाओगे? तो कोचिंग पे जाओगे तो सबसे पहले साइकिल उठाओगे और फिर साइकिल पे जाके लद जाओगे और फिर जाओगे। तो साइकिल पे लदना इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। नहीं है बात समझ? मॉड्यूलेशन एक प्रक्रिया है, मॉड्यूलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लदती है। लदने को साइंस की भाषा में हम लोग बोलते हैं अध्यारोपित होती है। नहीं है बात समझ में? क्लियर है? जैसे मान के चलो, समझना कि एक दोस्त है, वो जा रहा है, निकल रहे हो साइकिल पे, और दूसरा दोस्त बोला हाय हाय, ऐसे दूसरे के रुक जा मैं चल रहा हूं, बहु जाके बीच में से लद गो। नहीं है मेरी बात समझ में? तो वो जो बीच में से जाके लद गया वो क्या है? मॉड्यूलेशन। क्या है वो? मैं यहां खड़ा हूं, मुझे यहां से ग्वालियर जाना है, टेम्पू आ रहा हो, बित्ते चलते वो, ओ भैया रुक 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 रुक, मैं चल रहा हूं, मैं लद गो। तो मैं जो लद गो वो क्या है? मॉड्यूलेशन। नहीं है बात समझ में? समझ गए? मैं जो बोल रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं वो श्रव्य आवृत्ति की ध्वनि तरंगें हैं या नहीं है? हैं? अब ये तो पास में ही है, तो तुम मेरी आवाज लपक रहे हो कि ना लपक रहे? तुम अगर बैरियर पे होते तो मैं मेरी आवाज सुन लेतेगा, तुम अगर ग्वालियर में होते मेरी आवाज सुन लेतेगा। तो मैं श्रव्य आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को आप तक पहुंचाने से पहले, आप ग्वालियर में हो तो आप तक पहुंचाने से पहले मेरी आवाजों को, आप काफी दूरी पर हो तो बिने हुए तो रिक्शा चाहिए, और रिक्शा होती है रेडियो आवृत्ति की तरंगें। तो श्रव्य आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह अगर मुझे पहुंचाना है तो उन्हें अध्यारोपित कराना पड़ता है। काय पर? रेडियो आवृत्ति की तरंग। यहां पर रेडियो आवृत्ति की तरंगों को वाहक तरंगें भी कहते हैं, क्लियर। अगर संचार व्यवस्था चैप्टर होता जो आज से 2-3 साल पहले था तो ये सब आपको पढ़ा था, पर अब रहा नहीं, ठीक है ना। तो श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को भेजने से पहले उन्हें रेडियो आवृत्ति की तरंगों के ऊपर अध्यारोपित कराना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। समझ गए? सीन क्लियर है? भेजने को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? नहीं समझ गो मैं, रहने दो, तुम्हें जुमला पता हो गया। शादी के कार्ड देखे करो हैं, उसमें कई बार लिखा रहता है पुष्ट प्रेष्य या प्रेषक। प्रेषक मतलब है? हाँ, भेजने वाला, जो भेज रहा है तुम्हें, जो नौता दे रहा हो तुम्हें, वाह। छापने वाला, वाह। छापने वाला होता है मुद्रक। तुम्हारी तो हिंदी खराब है। छापने वाला होता है मुद्रक। समझ गो मैं, गलती है मोते सभी खराब है यहाँ तो, क्लियर। मेरी बात समझ में आ गई? प्रेषक मतलब होता है भेजना, और अभिग्राही मतलब ग्रहण करना। नहीं है बात समझ में? मुझे तुमको नौता देना है तो इसमें प्रेषक कौन हो गया?
हाँ, और लीलवे वाले को है गए लील लीलने वाले हो गए देसी भाषा में। साइंस की भाषा में इसे बोलेंगे अभिग्राही। कौन से ग्राही? हाँ, क्लियर है, अच्छी बात है। तो श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को प्रेषित करने से पूर्व उन्हें रेडियो आवृत्ति की तरंगों पर अध्यारोपित कराना मॉड्यूलेशन कहलाता है। समझ गए? पढ़ लो बच्चे, कुछ नोट फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में हम लोग लाल प्रकाश का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्लियर? फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में हम लोग लाल प्रकाश का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो सुनो लल्ला, पहले तो ये बताओ, ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है ये आपको समझ में आ रहा है? ज्यादा नहीं समझना, लेकिन कभी लाल प्रकाश वाकई फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल प्रकाश यूज करते हैं? तुम नई जनरेशन हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं, पता है कि नहीं पता। पुराने टाइम पे जो ये नए वाले फोटोग्राफ नहीं है, डिजिटल फोटो वाले, पुराने टाइम पे जब फोटो के नेगेटिव आते थे, समझ लो मैं समझ गया, रहने दो आगे लगन दो, रुको डटो। पहले मुझे बताओ, केमिस्ट्री में तुमने डी ब्रोगली पढ़ ली होगी, मैं भी पढ़ाऊंगा, आगे आएगा, डोंट वरी, सेकंड लास्ट चैप्टर में आएगा। तो वहां पर ऊर्जा का एक सूत्र पढ़ा था, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या है? ई बराबर, एक आध तो बता दो। नहीं, एम सी स्क्वायर नहीं होता, प्लांक नहीं है, तांक आता है, चलो इशारा कर दिया, एच आता है उसमें, एच न्यू, वेरी गुड, ई बराबर एच न्यू। फोटोन की ऊर्जा का सूत्र होता है ई बराबर एच न्यू, और न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, कल परसों मैंने बताई है। तो ई बराबर एच इंटू सी अपॉन लैम्डा, बोले भैया। तरंग लंबाई सबसे अधिक किसकी होती है? कौन से रंग की है? तो मैं ऐसे लिखूं, लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे ज्यादा होती है। बोलो, अब लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे ज्यादा होती है तो लाल रंग के फोटोनों की ऊर्जा सबसे कम होगी। जो बोला बल्ले बड़ा, लाल रंग के फोटोनों की ऊर्जा सबसे कम होगी। क्यों ऊर्जा सबसे कम होगी? क्योंकि उनकी तरंग लंबाई सबसे ज्यादा है और ये व्युत्क्रमानुपाती है एक दूसरे के। जो बोला बल्ले बड़ा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बात समझ में आ गई आप सभी को? जो मैंने बोला वो मुझसे कह रहा है, पहले तो ये क्या कह रहा है वो समझो। क्या होता है बेटा, आज से कुछ समय पहले जब हम फोटो खींचते थे तो उसमें पहले रोल डालना पड़ता था, रील डलती थी उसमें, और उसके बाद हम फोटो खींचते थे तो पहले उसका नेगेटिव आता था। आपने देखे होंगे घर में पुराने डरे हो तो कारे कारे से रहते, बाबे का जो भूत से बने रहते, यस और नो? तो वो क्या है, नेगेटिव होते थे। फिर अपन फोटोग्राफर के पास जाते थे, बोले भैया यार रील है, धो के दे दे, बढ़िया बढ़िया फोटो निकाल के दे दे। सुना है कभी जिंदगी में? सुना है आपने? तो वह बंदा है, जब तुम भी नेगेटिव दे के आते ना, तो बाकी बात वो पूरा क्रियाकलाप जो करतो वो एक ऐसे कमरे में करता था जहां पर लाल प्रकाश होता था। तो वो यही कह रहा है कि फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में हम लोग लाल प्रकाश का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कोई और प्रकाश क्यों नहीं करते? क्वेश्चन समझ में आया? आप पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? तो भैया क्या होता है, जो नेगेटिव होते हैं, जो रोल रील धुलने के लिए जाती है, तो जो नेगेटिव होते हैं उन पे ज्यादा ऊर्जा का प्रकाश अगर डल जाएगा तो वो नेगेटिव खराब हो जाएगा। तो मैं क्या चाहूंगा, उसे सुरक्षित रखने के लिए कम ऊर्जा का प्रकाश डले, उसकी ऊर्जा कम हो। ऊर्जा कम कब होगी? जब तरंग लंबाई ज्यादा होगी, और तरंग लंबाई ज्यादा किसकी होती है? लाल रंग की। समझ में आई बात? फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल प्रकाश का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? भैया फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल प्रकाश का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है, और चूंकि उसकी तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है, इस वजह से लाल प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा बहुत कम होती है, जिस वजह से वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं कर पाते। नहीं है बात समझ में आ गया? पढ़ लो, समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, कोहरे में सिग्नलों को एक जगह से दूसरी जगह अगर में भेजना होता है तो हम लोग कौन से प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं? तो आपने बोला अवरक्त प्रकाश, बिल्कुल सही बोला। फिर आगे ये भी पूछ रहे हैं क्यों करते हैं अवरक्त प्रकाश, क्यों करते हैं आखिर ऐसा? तो क्यों करते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? इससे पहले कि मैं इस सवाल का आपको आंसर बताऊं, हमें थोड़ा सा, वैसे पहले ये चैप्टर 9 में पढ़ाया जाता था, अब वहां भी नहीं पढ़ाया जाता। क्लियर है?
प्रकीर्णन, पहले तो इसको समझो तब आप इसको समझने लायक बनेंगे। प्रकीर्णन का मतलब समझते हो? पहले तो ये बताओ, सुना है कभी वर्ड जिंदगी में? क्या होता है प्रकीर्णन का मतलब? फैलना। वेरी गुड। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना या बिखर जाना। क्या? फैलना या बिखर जाना। आप ऐसे समझो, गुलाल है, होली पे गुलाल चलते हैं, थाल में गुलाल रखा हुआ है, सपोज हरे रंग का गुलाल है, तो साफ चटक हरा रंग उसका दिखाई देता है, लेकिन उसी हरे रंग को हवा में उछाल दूं तो हरा रंग और गहरा हो जाता है। अच्छा, धुंधला पड़ जाता है क्योंकि वो चारों तरफ बिखर जाता है। कोई चीज अगर बिखर जाएगी तो धुंधली पड़ जाएगी, धुंधली पड़ जाएगी तो दूर से दिखाई देगी या नहीं देगी? जो बोला समझ में आया? क्लियर है? प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखर जाना। कोई चीज जरूरत से ज्यादा बिखर जाए और जरूरत से ज्यादा बिखर जाएगी तो दूर से दिखाई नहीं देगी। जो बोला समझ में आया? सुन, वैज्ञानिक थे रेले। कौन? हाँ, रेले नामक वैज्ञानिक ने यह बोला था कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको चैप्टर 9 में मिलेगी ये चीज। क्लियर? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंग लंबाई के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब समझना मेरी बात को, कहानी क्या है। वो कह रहा है, नहीं अभी कहानी अभी शुरू नहीं करेंगे। आपको वो क्रम याद है? गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, बस 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 बस, इनके मतलब है बस दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश। आप बताओ, सिग्नल भेजने के लिए, सिग्नल भेजना है, सिग्नल भेजने के लिए आप कौन सा प्रकाश यूज करते हो? टिंडे करते हो, अवरक्त प्रकाश। सिग्नल कौन से, सिग्नल कौन कौन से रंग के होते हैं पहले ये बताओ? सिग्नल समझ दो। लाल, हरो, पीरो। तो ये लाल, हरे, पीरे जो कौन सा प्रकाश है? ये दृश्य प्रकाश है। सामान्य रूप से हम लोग सिग्नल लाल, हरा इस टाइप के सिग्नल भेजते हैं, यानी हम दृश्य प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कोहरा होता है तो गुग्गी फंस जाती है, दृश्य प्रकाश के सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पाते हैं, इस वजह से हम लोग अवरक्त प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। अब वो पूछ रहा है तो कोहरे में सिग्नल भेजने के लिए आप अवरक्त प्रकाश का इस्तेमाल फिर क्यों करते हो? जब दृश्य प्रकाश है आपके पास तो क्यों करते हैं? कारण सुनो। आप बताओ पहले, इन दोनों में तरंग लंबाई किसकी ज्यादा है? अवरक्त प्रकाश की तरंग लंबाई चूंकि ज्यादा होती है, इसलिए अवरक्त प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा, यानी कम बिखरेगा, और कम बिखरेगा तो इसका मतलब कोहरे को चीरता हुआ चला जाएगा। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? जो बोला समझ में आया आपको? हम लोग, क्या होता है जब कोहरा होता है तो दृश्य प्रकाश जब होता है तो दृश्य प्रकाश की तरंग लंबाई होती है कम। बोलो भैया, तरंग लंबाई होती है कम तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है बहुत ज्यादा, और वो इतना ज्यादा बिखर जाता है कि वो धुंधला पड़ जाता है और एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता। अवरक्त प्रकाश में क्या होता है? उसकी तरंग लंबाई ज्यादा होती है, तरंग लंबाई ज्यादा होती है तो प्रकीर्णन कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है तो कोहरे को चीरता हुआ चला जाता है। नहीं है मेरी पास में? तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट बात करता हूँ। वो कह रहा है कि कोहरे में सिग्नल भेजने के लिए हम लोग अवरक्त प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? तो भैया अवरक्त प्रकाश का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि अवरक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है और उसका प्रकीर्णन कम होता है, इस वजह से वो कोहरे को क्रॉस कर जाता है। समझ गए मेरी बात को? पढ़ लो फिर आगे बढ़ेंगे। प्रकाश के रंग का कारण, कोई भी प्रकाश किसी विशेष रंग का होता है तो उसके पीछे उसका कारण क्या होता है? याद रखना, ओटी में बहुत पूछा जाता है। आवृत्ति। क्लियर? चैप्टर 10 में भी मिलेगा ये आपको, ठीक है ना? प्रकाश के रंग का कारण क्या है? उसकी आवृत्ति। क्लियर है? और बताएं, बाकी का सब हो चुका है हमारा। कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।